वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड फ्रिक्शन। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। सो हियर आई एम विद द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम है फोर्स एंड फ्रिक्शन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है विद द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आपकी बुक में दो केसेस दिए गए हैं। एक केस वन जो है, दो केसेस हैं, ठीक है। एक केस जो है दैट इज ऑफ पुश, और जो दूसरा केस है वो है पुल का, ठीक है। बट आई डोंट हैव द बुक राइट नाउ, सो आई कांट एग्जैक्टली टेल यू कौन सा पुश या पुल है, बट एक पुश का है और एक पुल का है। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि दोनों में से कौन सा वाला पुश है, कौन सा वाला पुल है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, अब देखो पुश और पुल का फोर्स से क्या कनेक्शन है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ। We can define force as a push or pull acting upon an object as a result of an interaction. हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं एज अ पुश और पुल, जो कि किसी इंटरैक्शन के रिजल्ट पर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा, मतलब किसी दो चीज़ों का इंटरैक्शन हुआ, उसके बाद जो पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, उस पुश और पुल को ही हम फोर्स का नाम देते हैं। तो फोर्स इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ पुश और पुल। नाउ वी कम टू फोर्स एंड मोशन। इसमें आपको तीन डिफरेंट केसेस पढ़ने और एक फैक्ट है। देखो केसेस ये कहते हैं कि फोर्स कब कब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा देती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देती है, स्पीड चेंज करा देती है। एंड द अदर पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट ओवर हियर इज नॉट अ केस, इट इज रादर अ पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अभी हम इसके डेप्थ में जाएंगे। बिफोर दैट लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट, मूविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपकी बुक में फिगर 3.2, इफ यू हैव द बुक देन प्लीज ओपन दैट। अब देखो मेरी बात सुनना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हिल ना रहा हो, जो मूव ना कर रहा हो, अपनी जगह पे स्टैटिक हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो हिल नहीं रहा है, इट इज एट रेस्ट, जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे वो चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं ग्राउंड में एक फुटबॉल पड़ी हुई है, तो इफ यू किक इट तो बॉल मूव करेगी, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराया बाय अप्लाइंग फोर्स। जब आप किक करते हो तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, पुलिंग अ सूटकेस ऑन इट्स व्हील, लिफ्टिंग अ बॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि हम कैसे फोर्स अप्लाई करके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट, मानो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर हम फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगा दें, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दूं, येलो से मैंने ये मार्क किया, गिव मी अ सेकंड, आई विल मार्क इट विद द अदर कलर आल्सो। और इस डायरेक्शन में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स को अप्लाई कर दूं और जो ऑब्जेक्ट है वो येलो वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस विल हेल्प इन स्टॉपिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट। जब एक कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, उसको अगर कैच करोगे तो आपके जो हैंड्स है वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बॉल इस तरफ अगर आ रही है और आपके हैंड्स इस तरफ हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। तो जो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसकी वजह से जो बॉल है आप कैच करते हो और वो आपके हाथ में रुक जाती है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट एक तरह से रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। स्पीड कब चेंज होता है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इंक्रीज या डिक्रीज करती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली अपॉन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन जो भी फोर्स अप्लाई करेगी उसकी। अगर एक मूविंग स्विंग, एक चलते हुए स्विंग को अगर पुश कर दो, नहीं उसको पुश कराना पड़ता है ताकि वो और ज़्यादा स्विंग करे इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। एक मूविंग स्विंग को उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए उसे हम पुश करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अगर वो इस तरफ जा रहा है तो हम इसी डायरेक्शन में उसको हार्डर पुश करेंगे ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको स्टॉप करना है या फिर उसे स्लो डाउन करना है, तो या तो पुश और पुल करना पड़ेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
नो इफेक्ट ऑन मास, मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है फोर्स का। जो मास होता है, क्यों, देखो अब मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो मास जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिए, यानी वो कांस्टेंट क्वांटिटी मींस इट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी, वो चेंज नहीं होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है किसमें, इन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्सेस एंड डायरेक्शन। फोर्स जो है वो डायरेक्शन कैसे चेंज करती है और शेप एंड साइज कैसे चेंज करती है। फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल डायरेक्शन चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बैट्समैन बॉल को स्ट्राइक करता है, उसकी तरफ एक बॉल बाउल हुई है और उसको अगर जब बैट्समैन स्ट्राइक करता है तो जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है बैट के थ्रू, वो जो फोर्स है वो बॉल की डायरेक्शन को बदल देती है और जो बॉल है वो एक न्यू डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है। चेंजिंग शेप एंड साइज, यू कैन टेक अ बॉल ऑफ डो, एक डो का बॉल लो यानी आटे का बॉल लो और उससे मॉडल्स बनाओ ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। कैसे, बाय प्रेसिंग इट विद योर हैंड्स, अपने हैंड से प्रेस करके बनाओ। जो एक रबर बैंड है वो खींचने पर लंबा हो जाता है, यानी पुल करने पे लॉन्ग और ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो उसका शेप और साइज बदल सकता है। इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो फोर्सेज होती हैं जो कि बॉडीज पर एक्ट करती हैं सिर्फ तब जब वो बॉडी से कॉन्टैक्ट में होती हैं। अगर वो दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में है और तब कोई फोर्स एक्ट कर रही है, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स फर्दर दो टाइप्स की होती है, दैट आर मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ये वो फोर्सेज होती हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करती है, दैट डू नॉट act on an object. They cannot require they don't require a physical contact to work from a distance as well. उन्हें physical contact की ज़रूरत नहीं होती, एक distance से भी वो लोग काम कर सकती हैं। ऐसे forces को हम कहते हैं non contact forces और action at a distance forces. Examples या types की बात करें further तो होती है gravitational, magnetic and electrostatic force, और हर एक के बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। फर्स्ट वी कम टू मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्योंकि इस स्लाइड पे हम दोनों पढ़ रहे हैं, मस्कुलर भी और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी इंसान की जो बॉडी है उसके द्वारा अप्लाई करी गई होती है। अगर कोई बॉल है उसको प्लेयर ने किक करी या फिर कोई इंसान सूटकेस को लिफ्ट कर रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए मस्कुलर फोर्स के, क्योंकि यहाँ पे इंसान की जो एक ह्यूमन की जो मसल्स है उनका यूज हो रहा है। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का यूज कर सकते हैं। अगर हॉर्स जो है वो किसी कार्ट को पुल कर रहा है तो ये हमें दिखाता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आप नोटिस करें कि हम कितना भी हार्ड क्यों ना पुश करें या बॉल को किक करें, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है। क्यों? जब फॉर एग्जांपल हम बॉल की बात कर रहे हैं, तो जब बॉल मूव कर रही है एक सरफेस के ऊपर, लेट्स से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या होता है, द बॉल इज मूविंग बट व्हाट हैपेंस इज कि जो फोर्स है वो रेजिस्ट कर देती है उस मोशन की बॉडी को और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। When a body moves, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। When a body moves or tries to move over a surface, the force that resists the motion of the body is called frictional force. It always acts in a direction opposite to the motion of the direction of the motion of the object. Hence, it opposes the motion of the object. Object का जो motion है उसे oppose करता है. Then we have mass and weight. मास क्या होता है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं। स्पेशली फिजिक्स में, नॉर्मल डेली लाइफ में इंग्लिश में हम कह भी सकते हैं, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड ओवर देयर, लेकिन इन फिजिक्स बोथ आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स।
ओके, सो नाउ वी कम टू व्हाट इज मैटर. अमाउंट ऑफ मैटर जो कि एक ऑब्जेक्ट कंटेन करता है उसे हम कहते हैं मास. व्हाट इज वेट? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर एक्ट कर रहा होता है उसे कहा जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ acting on the mass of an object is called the weight of the object. मास क्या होता है? मास जो है हमेशा सेम रहता है, वहीं पर जो वेट है वेरी करता है जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस को उसको सब्जेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो एक इंसान का मास ऑफ एन एस्ट्रोनॉट है, एक एस्ट्रोनॉट है, उसका जो मास है वो अर्थ पर भी सेम है, और अगर वो मून पे जाए, मार्स पे जाए, जुपिटर, उरानस, नेपट्टून कहीं पहुंच जाए, उसका जो मास है वो सेम रहेगा. लेकिन इफ़ यू आर एन एस्ट्रोनॉट ऑन द अर्थ, तो वो मून का जो, देखो ऐसे समझो, अर्थ पे अगर आपका एक्स है तो वन, अगर मैं एक्स मान लूँ आपका वेट अर्थ पर है, तो इफ़ यू गो ऑन मून तो इसका 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ एक्स, which means कि weight of astronaut on the earth is 6 times his or her weight on the moon, as the gravitational force of the earth is 6 times the gravitational force of the moon. Gravitational force of the earth is 6 times 6 times the gravitational force of the moon. मास वर्सेस वेट की अगर हम बात करें तो ये आपको सिमिलैरिटी यही दिखाने की कोशिश करिए कि मास जो है वो अर्थ पे सेम है और मून पर भी सेम है, लेकिन जो वेट है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है. किलोग्राम जो है वो एक मास का यूनिट है, वहीं पे न्यूटन जो है वो वेट का यूनिट है. एंड द सेम थिंग गोज अगैन. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स. यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का कोई मास होता है. फॉर एग्जाम्पल, योर बॉडी हैज़ अ सर्टेन मास, और इस वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. लेकिन ये जो फोर्स है वो विजिबल नहीं होता, क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं होता कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके करीबी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वो अट्रैक्ट कर ले, इतना भी स्ट्रांग नहीं होता. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्सर्ट करती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. इसलिए क्या होता है कि सारी चीज़ें अर्थ पे ग्राउंड पर ही रहती हैं, क्योंकि जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है अर्थ पर. ठीक है, एक जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं और वो वापस हमेशा क्या होता है नीचे आके ग्राउंड पे फॉल करता है. ये हमें ये बात दिखलाता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ तब भी अट्रैक्ट करता है जब उसे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो विद द ग्राउंड. ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी. ये आई एम श्योर सबको पता होगा, नहीं पता तो आप पता कर लें. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज मैग्नेटिक फोर्स. अब मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक पीस ऑफ आयरन या फिर कोई और अदर मटेरियल होता है जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल्स को सच एज आयरन, निकल और कोबाल्ट को एक डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर पाए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक मैग्नेट और मेटल के बीच में होती है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है. मैग्नेटिक फोर्स वैसे ही काम करने लग जाती है इवन दो जो मैग्नेट और आयरन पिंस हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, और इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है. मैग्नेट जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट को ना सिर्फ अट्रैक्ट करता है बल्कि साथ ही साथ बाकी जो मैग्नेट्स हैं उनको अट्रैक्ट और रिपेल भी करता है. एंड इफ यू डोंट नो वन थिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और वहीं पे इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर कंडीशन, तो अगर मैं प्लस माइनस की बात करूं या माइनस प्लस की बात करूं तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, ये लाइक चार्जेस है इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ. यहाँ पे आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है, आपको वैसे भी समझ होगी इसकी. ठीक है,
ये जो केस है, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, जो ये है ये लाइक चार्जेस का है और ये अनलाइक चार्जेस का है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये देखो, नाउ दैट आई हैव दिस, आई शो यू, ये होता है पोल्स, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, सारे पोल्स होते हैं मैग्नेट के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफ टॉक अबाउट, तो स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है उसके दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जनरली जो चार्जेस होते हैं ये इक्वल होते हैं नंबर में, और इस वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे और जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखता है। लेकिन वेरियस रीजंस की वजह से जब एक किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्जेस, तो जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड वाइस वर्सा। ये वही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया देन द नेगेटिव चार्ज, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती क्या है? वो फोर्स जो कि कोई चार्ज्ड बॉडी किसी अनदर चार्ज या फिर अनचार्ज्ड बॉडी पर एक्सर्ट करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Now if I come to attraction and repulsion, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का इफ आई टॉक अबाउट, तो जो ऑब्जेक्ट्स जिनका ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू बिफोर। प्लास्टिक रूलर, आपके बुक में आई थिंक एक्टिविटी 6 इसमें ये एक्सपेरिमेंट के बारे में है। प्लास्टिक रूलर को जब प्लास्टिक रूलर रब करने से पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, लेकिन जब उसे ड्राई हेयर के अगेंस्ट रब कर दिया गया तो उसमें से कुछ जो नेगेटिव चार्जेस थे वो बालों से लेकर कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, दे गॉट ट्रांसफर टू दी रूलर। एज अ रिजल्ट ऑफ दी सरप्लस नेगेटिव चार्जेस, जो रूलर है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि जो भी चार्ज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी अदर चार्ज, वो वाला ज़्यादा जो चार्ज होता है ऑब्जेक्ट वही वाला चार्ज एक्वायर कर लेता है, ठीक। तो जब चार्ज रूलर को अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं तो वो ऑपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्जेस पेपर पीसेस की तरफ एक्सर्ट करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से जो पेपर है वो ऊपर मूव कर जाएगा और रूलर से चिपक जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन। इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। Now we come to the units of force, Newton and kgf. SI unit of force is Newton, named in the recognition of the English scientist Sir Isaac Newton. Most common devices to measure force is a spring balance. kgf का अगर मैं बात करूँ तो फोर्स जो है उसको kgf में भी मेजर किया जाता है, किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स इज डिफाइंड एज दी फोर्स जिससे अर्थ जो है अपने बॉडी के एक ऐसे बॉडी के मास को अट्रैक्ट करे जिसका जो मास है वो 1 kg आए। 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स का इफ आई टॉक अबाउट, मैंने ऑलरेडी बात कर ली, उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ये डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। आप ज़रा थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए जो मैंने एग्जाम्पल्स एंड यू विल बी एबल टू कोरिलेटेड विद द प्रेजेंट डे लाइफ। नाउ जो फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन होता है किसी दो सर्फेसेस का, वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर, यानी कि जो रफ सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में जो सरफेस है वो कितना रफ है एक दूसरे के साथ, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या है। फ्रिक्शन एंड सरफेस नेचर, सरफेस इरेगुलरिटीज, अगर आप किसी वुडन टेबल या फिर स्टोन का सरफेस ऑब्जर्व करेंगे विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपको दिखेगा कि उनके जो सरफेस है उसमें स्मॉल इरेगुलरिटीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स एंड रिजेस। जब एक सरफेस अटेम्प्ट होता है कि वो अनदर अटेम्प्ट पर स्लाइड कर जाए तो ग्रूव्स और जो रिजेस हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर फ्रिक्शन को कॉज करते हैं, और इस वजह से जो ये फ्रिक्शन है ये मूविंग बॉडी के मोशन को स्लो डाउन कर देती है। नंबर 2, रफनेस एंड फ्रिक्शन। डिफरेंट सर्फेसेस का अलग अलग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है स्लाइडिंग के लिए। रफ सर्फेसेस जो हैं वो ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू द स्मूथ सर्फेसेस।
स्मूथ सर्फेसेज जैसे कि ग्लास जो है वो कम फ्रिक्शन को ऑफर करते हैं और इस वजह से हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शन लेवल्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है जब दोनों के दोनों सर्फेस कॉन्टैक्ट में हो और रफ हो, ठीक है। फ्रिक्शन इज लेस जब सरफेस स्मूथ होता है और अदर इज रफ, एंड व्हेन इट इज द लीस्ट व्हेन बोथ द सरफेसेस आर स्मूथ। फ्रिक्शन एंड वेट। जब वेट अनचेंज रहता है तो फ्रिक्शन जो है कांटेक्ट में जो सरफेस है उसके एरिया की जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। दो बॉक्सेस सेम वेट के अगर हम ग्राउंड पर प्लेस करें इस तरह से, जैसे कि एक जो बॉक्स है वो हाफ एज लॉन्ग हो और ट्वाइस एज हाई हो एज द अदर वन, जो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन इन पे एक्ट कर रहे हैं वो फिर भी सेम रहेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का, इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स जो कि कांटेक्ट में होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही होती है ड्यूरिंग रेस्ट। स्टैटिक मतलब एक जगह पे रहना, एट रेस्ट। स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब अप्लाइड फोर्स बट थोड़ी सी कमी हो फोर्स अप्लाई होने में, जो इससे जो मोशन है, जो मूवमेंट है वो आपका स्टार्ट हो जाए। काइनेटिक का मतलब होता है चलते फिरते रहने, मूविंग। काइनेटिक फ्रिक्शन तब अकर करती है जब फोर्स जो कि अप्लाई करी गई थी वो स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाए और जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करना स्टार्ट कर दे, और इस वक्त पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो एज काइनेटिक फ्रिक्शन हम एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वी कम टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गिव मी अ मिनट। हाँ, व्हेन वी स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस, तो जो फ्रिक्शन होता है ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन वक्त के वक्त साथ नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट का जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो कि है वो मूविंग ऑब्जेक्ट का वेट के साथ साथ बढ़ जाता है। इस वजह से हेवी ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड करना मुश्किल हो जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन का इफ आई टॉक अबाउट, तो हेवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक सरफेस पे रोल करवा दिए जाते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करा जा सके। रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले ऑन हार्ड सर्फेसेस। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करती है। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी जो फ्रिक्शन होती है वो हमारे पैरों की जो टेंडेंसी होती है कि वो आगे बढ़े उसको पीछे कर देती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करके हमारे जो फीट हैं उसको बैकवर्ड्स मूव कर देती है, और इसकी एब्सेंस में हम गिर सकते हैं, हम स्लिप हो सकते हैं, वी कैन फॉल डाउन। इसलिए हम ये कहते हैं कि मूव ऑन अ वेट और वेरी स्मूथ सैंड पॉलिश्ड फ्लोर। कार्स एंड बसेस जो हैं वो एक दूसरे, जो कार्स एंड बसेस हैं वो सेफली मूव कर पा रही है रोड्स पे ड्यू टू द फ्रिक्शन जो कि ट्रेडेड टायर्स के बीच में होता है और रोड के सरफेस पे होता है। व्हाट आर ट्रेडेड टायर्स विल गेट टू नो सून। अब ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ब्रेक शू और व्हील ऑफ रिम के व्हील में होती है उसके बीच में, तो वो बाइसिकल या मूविंग व्हीकल को रोकने में हेल्प करती है। फ्रिक्शन जो है हमें ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में हेल्प करती है। फ्रिक्शन अलाउज अस टू राइट ऑन पेपर, डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट ऑन स्मूथ सर्फेसेज जैसे कि ग्लास और पॉलीथीन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स हैव ग्रूव्ड डिजाइंस और ट्रेड्स ताकि उनके जो सर्फेस है वो रफ हो जाए। इससे ये इसलिए किया गया सो दैट फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स इंक्रीजेस, व्हीकल्स में स्टॉप इजीली व्हेन डिजायर्ड। Treads also prevent the vehicle from slipping or skidding in on a wet or muddy road. Footwear का if I talk about, soles of footwear were provided with grooved designs to increase friction and avoid slipping. Spikes are provided in the soles of shoes used by sports person to increase friction so that they can get a firm grip on the ground. The handles of motorbikes are covered with a rough toweled क्लॉथ और स्पाइक रबर। ये पिक्चर क्लिक तन में सैंड और ग्रेवल जो है ऑफन स्लिपरी ग्राउंड पर स्प्रेड कर दिए जाते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड मेक देम इजी टू मूव, मेक इट इजी टू मूव ऑन देम। रेसलर्स जो हैं ऑफन एक स्पेशल सब्सटेंस को रब करते हैं अपने हाथ में बिफोर एंटरिंग द रेसलिंग सेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर हैंड फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ओपोनेंट्स बॉडी। ये वाली चीज काम आती है।
फ्रिक्शन की हमने इतनी सारी बुराइयां देखी, उसकी कुछ खामियां भी हैं। कौन कौन सी, लेट्स सी। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? हीट जनरेशन, वेयर एंड टियर, एनर्जी वेस्ट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है। फास्ट मूविंग मशीन्स जो है वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि उन ऑब्जेक्ट्स का होता है जो कि उनके मूविंग पार्ट्स को डैमेज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कूलिंग अरेंजमेंट एक कार का सही से काम ना करे तो इंजन जो है वो जैम हो सकता है। सेम हैपेंड विद शीर्ष। वेयर एंड टीयर का इफ आई टॉक अबाउट, तो फ्रिक्शन जो है वो वेयर एंड टीयर को प्रोड्यूस करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टीयर ऑन द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। इस वजह से जो मशीन पार्ट्स होती हैं, जो टायर्स और शू सोल्स होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एनर्जी वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। To be able to move to a bus or a car has to spend a lot of money, ताकि जो force of friction है वो surface of tire और road से निकल आए, उससे overcome हो जाए। Now the next that we have is minimizing friction's impact। एक बहुत ज़्यादा समय बीता है एनर्जी और मनी पे, जो कि हमारी बॉडी में आया है, हमारी एवरीडे लाइफ में है। Bicycles, ceiling fans, engines of vehicles, industrial machinery, etc. need regular maintenance to reduce friction. There are several ways to reduce information in different situations. If we talk about importance of reducing friction, तो reducing friction ज़रूरी है ताकि effective operation हो पाए machines का और व्हीकल्स का, एनर्जी कंजर्व हो पाए, वियर एंड टियर हो पाए, और जो लाइफ स्पैन है इक्विपमेंट का वो बढ़ जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रिक्शन को आप इम्प्रूव कर लो, अच्छे से समझ लो, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन दीज क्वेश्चंस। अब अगर मैं बात करूँ व्हील्स एंड बॉल बियरिंग्स, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और इस वजह से जो व्हीकल्स होते हैं वो व्हील्स के साथ इक्विप्ड होते हैं ताकि फ्रिक्शन प्रोवाइड हो पाए और फैसिलिटेट हो पाए इजी मूवमेंट। बॉल बियरिंग्स ऐसी स्मॉल मेटालिक बॉल्स होती हैं या फिर रोलर्स होते हैं जो कि दो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में प्लेस्ड होते हैं, ताकि जो फ्रिक्शन वो जो होता है उसको रिड्यूस करा जा सके और स्मूथ मूवमेंट हो पाए। बाइसिकल्स और फैंस जो हैं वो कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें बॉल बियरिंग्स का यूज़ देखने को हमें मिलता है। देन वी हैव ऑयलिंग एंड ल्यूब्रिकेटिंग। बाइसिकल्स, सीलिंग फैंस, इंजन्स ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी एक्सेट्रा, इनको रेगुलरली ऑयल किया जाता है। जो यूज़ ऑफ मशीन ऑयल्स होता है या फिर ल्यूब्रिकेंट्स होता है सच एज ग्रीस और ग्रेफाइट, ये मूविंग पार्ट्स के बीच में हम लगाते हैं सो दैट फ्रिक्शन जो है उसे हम रिड्यूस कर पाएँ। ग्रेफाइट इज़ यूज इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मशीन, जो कि ओवर हीट हो जाती हैं वाइल वर्किंग। पाउडर्ड ल्यूब्रिकेंट्स जो होते हैं एट टाइम्स एक बहुत फाइन पाउडर का जैसा ल्यूब्रिकेंट को यूज़ करते हैं, सच एज टैल्कम पाउडर को हम यूज़ करते हैं कैरम बोर्ड पे। लॉक्स बोर्ड, जो लॉक्स, कैमराज और फायर आर्म्स होते हैं वो भी पाउडर्ड ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। जो ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, जो कैविटीज़ होती हैं, जो ट्रूज होते हैं, जो बीच में एक्चुअली गैप्स होते हैं ऑन रफ सर्फेसेस, उनके बीच की जो कैविटीज है उनको फिल करके स्मूथ बना देते हैं। पॉलिशिंग फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रफनेस ऑफ अ सरफेस हम कम कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग इट, और इस तरह से जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाएगा। स्ट्रीमलाइनिंग, रिड्यूसिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से इनको कॉमनली फ्लूइड्स कहा जाता है। फ्रिक्शन जो कि ड्यू टू फ्लूइड्स कॉज होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग। अब जब हम यहाँ पे फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, वी आर मेनली स्पेसिफिकली रेफरिंग टू वाटर एंड एयर। स्ट्रीमलाइनिंग का ये मतलब होता है कि एक स्पेशल शेप देना ऑब्जेक्ट को ताकि वो मिनिमम ड्रैग एक्सपीरियंस करे जब वो एयर या वाटर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। स्ट्रीमलाइन बॉडी की एक राउंडेड फ्रंट होता है और अलोंग इट्स लेंथ वो नैरो होता चला जाता है। Streamlined bodies in nature and technology. Fish and birds have naturally streamlined bodies. उनके अंदर कोई चेंजेस या एडाप्टेशंस नहीं होते, वो ऑलरेडी नेचुरली ऐसी ही होती हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं ताकि वो कम से कम मिनिमम ड्रैग एक्सपीरियंस करें जब वो स्विम कर रही हैं या फिर जब वो फ्लाई कर रही हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एरोप्लेन्स, कार्स, बोट्स एंड शिप्स, इनके में खुद से नहीं होता है, इनको जब हम बना रहे होते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं
ताकि जो ड्रैग है वो मिनिमाइज हो पाए। और ये कैसे करते हैं? बाय स्ट्रीम लाइनिंग देयर बॉडीज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स then you are most welcome to ask me in the comment section of this video. And along with that, class 7th या class 6 का कोई भी chapter पढ़ना हो, so do let me know in the comment section of this video. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.